से अगर क्लास की मैं बात करूं तो आज से क्लास को मैंने थोड़ा क्वेश्चन ओरिएंटेड बनाया हुआ है कि मतलब चाहिए वो सारी बातें इसमें है। ठीक है, चलो स्टॉर्म सर्ज एक्चुअल में क्या होता है कि कभी कभी जब ऐसे साइक्लोन्स वगैरह कोस्टल रीजन में पहुंचते हैं और इनको बोलते हैं लैंडफिल। लैंडफिल का क्या मतलब होता है कि जब ये कोस्टल रीजन से, मतलब कि ये मान लो इंडिया है, सॉरी कुछ ज़्यादा ही मोटा खाता पीता इंडिया बन गया। मान लो अगर ये इंडिया का कोस्ट है, तो अगर इधर से कोई भी साइक्लोन्स आ रहे होंगे और बिल्कुल कोस्ट पर पहुंचने वाले होंगे और जब लैंड पे पहुंचते हैं तो लैंड पे पहुंचने के बाद इनको बोलते हैं लैंडफिल। ठीक है, साइक्लोन्स नहीं, मतलब ये प्रोसेस को लैंडफिल बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि लैंडफिल होने से जस्ट पहले जब ये कोस्टल रीजन पे रहते हैं तो क्या होता है, अगर ऐसा कोस्ट मिल जाए जो कि काफी शैलो नेचर का हो, मतलब कि छिछला हो, बहुत ज्यादा गहरा ना हो लेकिन बड़ा हो, तो उन सब जगहों पर क्या होता है कि अचानक से पानी का लेवल काफी ऊपर आ जाता है। तो जो एबनॉर्मल राइज इन द सी लेवल देखने को मिलता है, ये एबनॉर्मल राइज को हम लोग बोलते हैं स्टॉर्म सर्ज। और स्टॉर्म सर्ज अपने आप में काफी डिजास्टरस होता है। यहाँ पर लॉस ऑफ लाइफ, बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, क्रॉप फेलियर, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। स्टॉर्म सर्ज किस पर डिपेंड करता है तो मैंने बताया, सबसे पहला एक तो कोस्टल बैथोमेट्री मैंने आपको बता दिया। बैथोमेट्री का मतलब होता है कि कितना शैलो कोस्ट लाइन है। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन की इंटेंसिटी कितनी है, कि उसमें विंड की स्पीड कितनी थी, कितना प्रेशर लग रहा था, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉर्म सर्ज। इसको एक बार आप लोग फिगर में देख सकते हो। मोर और लेस कुछ ऐसा दिखता है कि ये स्टॉर्म सर्ज इधर से आ रहा था और ये स्टॉर्म सर्ज रिपल्स क्रिएट करता है और ये रिपल्स काफी ऊपर तक पहुंच के नॉर्मली कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि अचानक से आप देख रहे हो कि सी लेवल में इंक्रीज देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बेसिस पर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अंदर में स्टॉर्म सर्ज होता है। स्टॉर्म टाइड क्या होता है, देखो जैसा कि नाम से लग रहा है कि एक तरफ तो स्टॉर्म सर्ज होगा जो कि साइक्लोन से रिलेटेड होगा और एक तरफ टाइड होगा, इन दोनों को मिला के कुछ होगा। तो जैसी बात है भी स्टॉर्म टाइड क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन है अपने नॉर्मल स्टॉर्म सर्ज का और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमिकल टाइड। एस्ट्रोनॉमिकल टाइड का मतलब है वही जो हमने बचपन में टाइड पढ़ा है, मतलब अभी रिसेंटली पढ़ा है अपने ज्योग्राफी वाले बचपन में, कि यहाँ पर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून, ये ऐसा कुछ होता है। सन, मून एंड अर्थ तीनों बोल सकते हैं, तीनों के रिजल्टेंट में टाइड आते थे, तो इनकी वजह से कुछ टाइड आता होगा ऑन न्यू मून डे या फिर फुल मून डे। और उसी के साथ साथ अगर गलती से भी ऐसा हो जाए कि स्टॉर्म सर्ज भी आ जाए तो फिर बहुत ही डिजास्टर्स हो जाता है, कुछ ज्यादा ही डिजास्टर्स हो जाता है। अभी एक हफ्ते पहले की मैं न्यूज पढ़ रहा था तो उसमें आयरलैंड के किसी जो लोन वगैरह देने वाले बैंक होते हैं ना, उन्होंने क्लेम किया हुआ था कि अच्छा हुआ कि कम से कम इस बार जो स्टॉर्म सर्ज था वो हाई टाइड और लो टाइड, सॉरी हाई टाइड मतलब न्यू मून और फुल मून डे के दिन नहीं है, वरना काफी तबाही हो जाती और जितना भी इनका प्रॉपर्टी का नुकसान होता है इनको सारा भरना पड़ता है, क्योंकि सब लोन पे होता है, तो जितना भी डिजास्टर होगा इनको सबको पे करना होगा। तो वैसे न्यूज में थी, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हो कि जो स्टॉर्म टाइड है वो स्टॉर्म सर्ज और एस्ट्रोनॉमिकल टाइड का मिक्सचर है। नॉर्मली जितना भी फुल मून डे या न्यू मून डे के दिन टाइड की हाइट ऊपर बढ़ती है, हाई टाइड के टाइम पर उससे भी कहीं ज्यादा हो जाता है। जब स्टॉर्म सर्ज भी उसी के साथ साथ आ जाता है तो फिर आप देखोगे कि बहुत सारी तबाहियां मचा देता है। क्या होती है, जैसे कि नॉर्मली हाईएस्ट स्टॉर्म टाइड्स कब ऑब्जर्व होती है नॉर्मली हमको अपने न्यू मून और फुल मून के दिन। लेकिन क्या होता है कि जब इसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमिकल टाइड, मतलब कि नॉर्मली जो भी ग्रेविटेशनल पुल है सन, मून और अर्थ का, उनके इफेक्ट के साथ साथ अगर ये सारी चीजें होती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉर्म टाइड। और स्टॉर्म टाइड के बारे में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन हम अगर ये पढ़ते हैं कि स्टॉर्म सर्ज का डिजास्टरस पोटेंशियल क्या है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्टॉर्म टाइड का क्या होगा। देखो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि व्हाट आर द डिजास्टर पोटेंशियल ऑफ स्टॉर्म सर्ज, डिजास्टर पोटेंशियल मतलब कितनी नुकसान कर सकता है, कितनी हानियां पहुंचा सकता है, तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा डिजास्टर पोटेंशियल रखता है स्टॉर्म सर्ज। और जब भी साइक्लोन्स ऐसे लैंडफॉल यहाँ पर लिखा है, देखो एट द टाइम ऑफ लैंडफॉल, मतलब जब जमीन पर ये लोग पहुंचते हैं, बस ये जो साइक्लोन्स है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जब ये कोस्टल रीजन से लैंड सर्फेस पर पहुंचते रहते हैं उसको लैंडफॉल बोलते हैं। तो ये डिजास्टर्स पोटेंशियल तो लैंडफॉल पर ही आएगा, क्योंकि नॉर्मली हम देखेंगे कि ओशन सर्फेस पर कितना भी बड़ा बवंडर मचा दिए वहां पर उतनी जान मान की हानि नहीं होती, क्योंकि वहां पर कुछ स्ट्रक्चर नहीं बने होते, पानी के साथ जितना खेलना है साइक्लोन को खेलने दो। लेकिन जब इसका खेल कूद, जब हमारे यहाँ के बने हुए बिल्डिंग, पेड़ पौधे और इन सब चीजों से जब कॉन्टैक्ट होता है तब हमें पता चलता है कि यहाँ डिजास्टर पोटेंशियल काफी ज्यादा है। तो इसके बेसिस पर इसको ग्रेटेस्ट किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो साइक्लोन में जो ग्रेटेस्ट किलर है उसको हम लोग स्टॉर्म सर्ज के नाम से जानते हैं। और ये क्या कर सकता है, ये बेसिकली देखो बहुत छिछले जगह पर अगर या फिर कोई भी लो लाइन सर्फेस है तो वहां पर फ्लड लेके आ जाएगा, बीच बीच को रोड कर देता है, इंबैंकमेंट को तोड़ देता है, जो भी वेजिटेशन प्लांटेशन जो भी होती है वो सब हटा देता है, सॉइल फर्टिलिटी घटा देता है। सॉइल फर्टिलिटी इसलिए क्योंकि आप देखोगे कि सलाइन वाटर काफी हद तक इन्फ्यूज हो जाता है यहाँ पर, तो उसकी वजह से काफी चेंजेस आते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर्स में, मतलब सॉइल कंपोजिशन में। अब फ्लडिंग जो भी होता है सबसे पहले तो ड्रिंकिंग वाटर को पोल्यूट करेगा, साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज होगी तो इस वजह से एपिडेमिक्स भी फैल सकते हैं। और ये जो बहुत तेजी से विंड्स आते हैं जिनको हम लोग गेल्स बोलते हैं, तो कभी भी वन वर्ड क्वेश्चन आता है जो गेल्स के लिए होता है कि गेल्स इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग विंड के साथ रिलेशन बता सकते हो। ठीक है, अब जब भी साइक्लोन के साथ ये जो गेल्स आते हैं ना, ये बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ने की क्षमता रखते हैं और इसके अलावा जो भी कच्चे मकान वगैरह होते हैं वो सब तोड़ सकते हैं इससे। इसके अलावा जो भी हम कुछ ओवरहेड इंस्टॉलेशन लगाते हैं अपने छतों के ऊपर, कम्युनिकेशन लाइंस वगैरह जो भी होती है, बिजली की तारें होती हैं, ये सब तोड़ के फेंक देते हैं ये सब। तो इसलिए काफी हेवी लॉस होता है हमारे लिए। और जो भी कॉस्टली एरिया है, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, वहां पर कुछ ज्यादा ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं और उसकी वजह से ही हम लोग को ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी देखने को मिलता है, स्टॉर्म सर्ज जो भी आप बोलो, तो स्टॉर्म सर्ज भी देखने को मिलता है। साइक्लोन्स देखो हमेशा, जैसे हमें पता है कि काफी खतरनाक बारिश के साथ की सब आते हैं, तो इसलिए जब भी साइक्लोन्स आते हैं ना तो इनके साथ साथ आप देखोगे कि जो भी एक दिन का पूरा बारिश है वो 40 से 50 सेंटीमीटर के ऊपर चला जाता है या फिर एक घंटे में 10 सेंटीमीटर के ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे कुछ होता है। तो इसलिए फ्लड वगैरह का सिचुएशन काफी हद तक यहाँ आता है। अब अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाई डू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विंड्स रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आप दोनों ही बताना है कि क्लॉकवाइज जो है सदर्न हेमिस्फीयर में और काउंटर क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों होता है। अब इसके लिए चलिए मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूं, आपको बस इसी को लैंग्वेज एक्सप्लेन करना है कि लो प्रेशर एरिया जब भी बनता है तो यहां पर कन्वर्जिंग एयर्स आते हैं। कन्वर्जिंग एयर्स जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो कोरिलेस फोर्स के इफेक्ट से अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होंगे और इसकी वजह से जो एक सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट होता है, जस्ट ऑपोजिट टू सदर्न हेमिस्फीयर। जहां पर लो प्रेशर एरिया जहां पर भी होगा तो वहां पर भी एयर तो कन्वर्जिंग ही होंगे, लेकिन कोरिलेस फोर्स के चलते ये अपने राइट हैंड साइड में चलकर अपने लेफ्ट हैंड साइड में ये ट्रैवल करता है। सॉरी ये सही बनाया क्या मैंने, नहीं गलत बना दिया, लेफ्ट हैंड साइड इसका होगा, इसका होगा। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है। तो ये बताना था आपको इसमें, इसी को एक्सप्लेन करना लैंग्वेज में। फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर आर फियर साइक्लोन्स ओवर द अरेबियन सी एज कंपेयर्ड टू द बे ऑफ बंगाल। अब देखो इसके बहुत सारे रीजन हैं, अगर आप रीजन खोजने बैठोगे तो हमने जितना भी कुछ आज तक ज्योग्राफी में पढ़ा है ना उन सबका यूज हो सकता है। कैसे, देखो अरेबियन सी में हमने ये देखा था कि बे ऑफ बंगाल से थोड़ा कूलर होंगे, क्यों, क्योंकि ओशन करंट वाला चैप्टर याद करो। ओशन करंट में नॉर्मली क्या था कि जो भी सी होता है, मतलब कि जो हमारा अरेबियन सी है या फिर ये जो इंडियन ओशन है ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। यहाँ पर यूजुअली क्या देखा था हमने कि जो भी हम ट्रेड विंड्स के चलते सारे के सारे पानी जो है वो अपने इस साइड, मतलब अगर इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है तो अपने वेस्ट साइड में कंसंट्रेट हो जाती थी। इंडियन ओशन में थोड़ा सा अजीब देखने को मिला था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। तो इसकी वजह से जो अरेबियन सी है वहां का पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है, एक चांस तो ये। और जब भी ठंडा होगा हमें पता है कि साइक्लोन बनने के लिए हमें क्या चाहिए, लो प्रेशर सिस्टम जो कि लगभग 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के टेंपरेचर पे बनता है, तो ये वाला तो मीट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ये कि लार्ज स्केल डाउनवर्ड विंड मूवमेंट होता है, मतलब कि आप देखोगे कि जहां पर अब देखो जहां पर भी ठंडियां हैं, मतलब जहां पर भी टेंपरेचर कम है तो जाहिर सी बात है वहां पर हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा। हाई प्रेशर सिस्टम पे हमें क्या पड़ता है कि एयर डिसेंट होता है वहां पे, तो एयर जब भी डिसेंट होगा तो डाउनवर्ड विंड मूवमेंट होगा और डाउनवर्ड विंड मूवमेंट से तो कभी साइक्लोन बनते नहीं है, वो ऊपर की ओर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि अरेबियन सी में साइक्लोन्स बने, और अरेबियन सी में साइक्लोन बनते भी ऐसा नहीं है, लेकिन काफी एक लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ डेवलप होती है उसकी वजह से। दूसरी बात ये कि देखो अरेबियन सी जो है ना ऑलमोस्ट लैंड लॉक्ड है अपने वेस्टर्न साइड पे। कैसे, देखो अगर मैं छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, तो ये मान लो हॉर्न ऑफ अफ्रीका और इसके बाद जो हमारा इंडिया वाला पोर्शन है वो कुछ
कहीं से भी कुछ मिल तो पाता नहीं है इसको। दूसरी बात ये भी कि देखो इसको फीड करने के लिए ना कोई भी चीज नहीं मिलती है। जैसे कि मान लो हम बे ऑफ बंगाल की बात करें तो बे ऑफ बंगाल के लिए पूरा पूरा पैसिफिक ओशन इसको फीड करने के लिए जितने भी टाइफून वगैरह आते हैं यहाँ पर चाइना में और इधर उधर, तो वो भी कभी ना कभी इंडोनेशिया से होते होते बे ऑफ बंगाल भी आ जाते हैं, तो वहां से एक फीड मिलता है इसको, वहां पर भी बे ऑफ बंगाल भी डेवलप होता है प्लस इधर से एडिशन भी मिल जाता है। लेकिन अरेबियन सी के लिए ये सारी चीजें नहीं। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि बे ऑफ बंगाल वाला जो है वो हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर ना आके हमारे वेस्टर्न कोस्ट के साइड में शिफ्ट हो जाए, मतलब इसको पार कर जाए। तो जब हमारे इंडियन पेनिनसुला को पार करके मतलब श्रीलंका वगैरह को डाक के कभी अरेबियन सी में आ जाता है तो यहाँ पर साइक्लोन्स आ जाते हैं। लेकिन मोर और लेस देखो अगर फ्रीक्वेंसी देखो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइफून ओवर नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक इज क्वाइट हाई। अब देखो 35% जो है ग्लोबल एनुअल एवरेज में ये पैसिफिक ओशन में टाइफून ही आते हैं और इसीलिए बे ऑफ बंगाल क्योंकि इससे सटा हुआ है ये भी अपना कोटा बढ़ा के ही मिलता है इसको, तो साइक्लोन्स जो है बे ऑफ बंगाल में थोड़ा इससे भी ज्यादा आते हैं। चौथा रीजन ये है कि साइक्लोन्स जो है अरेबियन सी पे इन सीटू ओवर साउथ ईस्ट अरेबियन सी में डेवलप होता है। मतलब क्या है कि अरेबियन सी में देखो ओरिजिनेट जो है वो इन सीटू होता है। जैसे कि बे ऑफ बंगाल में हमने बताया इन सीटू क्या मतलब होता है, मैं सबसे पहले समझाता हूं। अगर मान लो कोई भी ऐसी चीज है जिसका जहां पर यूज है वहीं पर ओरिजिनेट होती है, मतलब जिसका जहां पर जो भी काम है वहीं पर ओरिजिनेट होती है, तो इसको बोलते हैं इन सीटू। जैसे कि मान लो कोई भी जानवर है, ठीक है, एनिमल्स होते हैं, मान लो कि वो एक पर्टिकुलर करने के लिए जो प्रोग्राम चला जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि इन्हीं के स्पेस में इनको सुधारने की बात की जा रही है, तो ये इन सीटू है। दूसरा होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग एक्स सीटू। ये एक्स सीटू क्या होता है? इसमें नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग मान लो इस जंगल में इसको कुछ खतरा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्पेस को उठाएंगे और रखेंगे, फिर दूसरे जंगल में जाके फिर इसका कंजर्वेशन करेंगे, तो ये इसके लिए एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो आप खुद ही समझो कि जो एक्वेरियम होता है जिसमें हम लोग मछली पालन करते हैं या फिर मछलियों की तादाद बढ़ाते हैं, कोई एक मान लो कि एकदम इंडेंजर्ड स्पीसीज की मछली उसको हमने अलग से एक्वेरियम में रख के उसकी तादाद बढ़ाने की कोशिश की, तो वो अपने लिए एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा। इसी प्रकार से इन सीटू एक्स सीटू हमेशा यूज होता रहता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ अरेबियन सी में देखते हैं ना तो यहाँ पर साइक्लोन्स की टेंडेंसी जो होती है वो इन सीटू ओरिजिनेशन से रिलेटेड होती है, मतलब यहीं पर डेवलप होते हैं कुछ लोकल विंड्स वगैरह ऐसा सेटअप हो जाता है जिसकी वजह से साइक्लोनिक कंडीशन बनती है। तो बहुत रेयर होता है, जैसे कि मैंने बताया कि बे ऑफ बंगाल से कुछ रेमिनेंट्स ऑफ साइक्लोन्स यहाँ तक पहुंचते हैं जो कि काफी वीक नेचर के होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो मोर और लेस अरेबियन सी में ही साइक्लोन्स बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए भी यहाँ पर कम बनते हैं। पांचवा रीजन ये है कि देखो क्या होता है, अगर बे ऑफ बंगाल से मान लो कोई भी साइक्लोन चल के आता है और मानो कि अगर ये इंडिया का अगर मैं एक मैप बनाऊं, यहाँ पर देखो आप कि जो भी साइक्लोन होगा मान लो यहाँ पर आता है तो वो इतना बड़ा लैंड क्रॉस करके इधर तक जा नहीं पाएगा अरेबियन सी में, तब तक इतना बड़ा लैंड है ना कि यहीं पर डिसिपेट हो जाएगा। ये भी मैं काफी ज्यादा बता रहा हूँ, कुछ ही किलोमीटर अंदर जाने पे ये डिसिपेट हो जाता है, तो इसलिए ये क्रॉस नहीं कर सकता। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेशन जो है वो भी बहुत रेयर होती है, वो हो सकता है कि नीचे नीचे वाले कोस्ट से क्रॉस कर जाए, श्रीलंका एकदम ऊपर वाले कोस्ट से क्रॉस कर जाए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मोर और लेस तो इसलिए इतने सारे रीजन हैं कि अरेबियन सी में चीजें साइक्लोन जो है वो कम बनती हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई देयर आर वेरी फ्यू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। आपको बताना है कि क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की टेंडेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो साउथ वेस्ट मानसून सीजन के टाइम पर काफी कम हो जाती है। तो देखो इसके लिए भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस हमको डिराइव करने की जरूरत है। हमने क्या पढ़ा है साउथ वेस्ट मानसून के लिए कि एक तो टिबेटन प्लेटू पर लो प्रेशर सिस्टम बनता है और फिर मस्करीन बेसिन पर यहाँ पर नीचे कहीं आसपास में जाके हाई प्रेशर सिस्टम बनता है। अब क्या होता है कि जमीनी तौर पर देखा जाए ये तो ऊपर ऐसे उठता है यहाँ पर लो प्रेशर से और यहाँ पर ऊपर लो प्रेशर बनता है, तो यहाँ से ऊपर आता है, ये अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल है। लेकिन अगर लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर हम देखेंगे तो एक सोमाली करंट चलता है अपना 1.5 किलोमीटर ऊपर, और साथ ही साथ जो नीचे से बिल्कुल समुद्र से होते हुए यहाँ पर इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर जो आएंगे, तो यहाँ पर आप खुद ही समझो कि साउथ वेस्ट मानसून में ट्रॉपिकल साइक्लोन इसलिए कम होते हैं क्योंकि अगर हम लोग केवल 5 किलोमीटर तक की हाइट की लोअर ट्रोपोस्फियर में देखें तो एक तो वेस्टर्लीज है, ठीक है, यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है हवाएं। तो यहाँ पर देखो ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है कि नहीं, तो इसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये सर्कुलेशन जो आ रहा है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि हमने पढ़ा था एक टर्म विंड शीयर, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में विंड शीयर पढ़ा था। विंड शीयर क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे हम हाइट में डिफरेंसेस देखते हैं विंड के स्पीड में कितना डिफरेंस आता है, यहाँ तो विंड के स्पीड में डिफरेंस पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो गया, तो इसकी वजह से विंड शीयर हमने पढ़ा था कि साइक्लोन को बनने के लिए विंड शीयर बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। यहाँ तो काफी ज्यादा विंड शीयर हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शीयर मिल रहा है इस केस के कारण, जिसके वजह से यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बन पा रहे, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन अगर हम देखें तो अगर हम पोटेंशियल जोन देखें कि कहां पर साइक्लोन्स बन सकते हैं, तो देखो जैसे कि इस बार साइक्लोन फनी हम पढ़ रहे थे, तो फनी इस बार कब आया था, जून में आया था शायद, तो जून में मई में आया था, मई में आया था, तो ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल नेचर का है। यूजुअली इस टाइम पर साइक्लोन्स नहीं आते हैं और चूंकि उसका डायरेक्शन और पाथ भी बहुत अजीब-गरीब रहा है, और सबसे बड़ी बात कि वो लैंडफॉल के बाद भी लैंडफॉल के बाद भी वो काफी दूर तक वो साइक्लोन बना रहा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई साइक्लोन को फीड करने के लिए मॉइस्चर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लैंड सर्फेस के बाद उनको मॉइस्चर से कट ऑफ हो जाते हैं, इसलिए वो डिसिपेट कर जाते हैं। लेकिन फिर भी वो देखोगे कि उधर ऊपर वाले कोस्ट पे वेस्ट बंगाल वाले रीजन में काफी ज्यादा उसने तबाही मचाई थी, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो वो एक अलग केस है, वो एक एक्सेप्शनल केस मानते हुए चलते हैं। लेकिन मोर और लेस देखा जाए तो जो पोटेंशियल जोन है कि साउथ वेस्ट मानसून पर क्यों साइक्लोन्स मतलब इस टाइम पर नहीं बनते, तो देखो साइक्लोन बनने के लिए जो एक नॉर्मल हमारा लैटिट्यूड डिफाइन होता है वो जहां पर 25 से 27 डिग्री तक मिल जाए, या फिर आईटीसीजेड की बात करें, या फिर जहां पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो, वो बहुत ही ऊपर, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर इंडिया को अगर देखें तो यहाँ पर जो ये वाला रीजन है केवल इतने दूर में, साफ समझ लो बहुत छोटे रीजन पर ये टेंपरेचर मेंटेन हो गया रहता है। तो इसकी वजह से अगर जो भी साइक्लोन बनेगा तो हमने पढ़ा था कि वो पैराबोलिक शेप में आता है, तो पैराबोलिक शेप में बढ़ने से पहले उसको लैंड सर्फेस मिल जाता है, तो इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता है, वो बन ही नहीं पाता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है, तो इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन पाते हैं। फिर ये भी है कि जो डिप्रेशन होता है, सबसे मतलब जो डिसिपेशन होता है इन लोग का, वो उसको जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ओडिशा और वेस्ट बंगाल की कोस्ट पर ये दोनों बहुत जल्दी मिल जाते हैं, तो जितने दिन में एक दिन 2 दिन में ऐसा कुछ होना भी होता है तो ये ओशन में स्टे नहीं कर पाते बहुत दिन तक, तो इसलिए इंटेंस साइक्लोन जो है वो नहीं बन पाता, या फिर हम यूं कहें कि इनका इंटेंसिफिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन्स साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पर नहीं बनते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिजास्टर ड्यूरिंग साइक्लोन्स। देखो जो भी डेंजर एसोसिएटेड होते हैं ना इन साइक्लोन से, वो बेसिकली ऐसे 4 फोल्ड में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्लड्स की वजह से, एक स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से, एक स्टॉर्म सर्ज की वजह से, और ये जो गस्ट डाउन बस्ट स्वर्ल्स इन सब की वजह से। तो अगर हम फ्लड के बारे में देखें तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जब भी हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन देखा था तो उस टाइम हमने देखा था कि काफी हद तक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं आईवॉल के पास में, और उसके बाद में भी काफी क्यूमुलस क्लाउड या फिर हम उसके और दूर तक जाते जा रहे थे, तो एटलीस्ट स्ट्रेटोनिम्बस या फिर निम्बस स्ट्रेटस क्लाउड तो बनी रहते, तो बारिश तो अच्छी खासी होती है यहाँ पर। तो इसलिए इन सभी बारिशों से जो कि कभी कभी देखने को मिला है कि 250 सेंटीमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है, तो इन सब की वजह से जो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड रेनफॉल होती है उन सब की वजह से फ्लडिंग कंडीशन आती है। तो जब भी फ्लडिंग कंडीशन आती है तो सबसे प्रोमिनेंट फॉर्म है डिजास्टर का। फ्लड कंडीशन में हम उसको रोक तो सकते नहीं है, तो कभी कभी फ्लैश फ्लड या फिर बड़े लेवल का फ्लड्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। फ्लैश फ्लड क्या होता है, जो कि छोटे फॉर्म ऑफ फ्लड्स होते हैं, तुरंत के तुरंत बनने वाले फ्लड्स होते हैं, उनको फ्लैश फ्लड बोल रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरा हमने पढ़ा रीजन स्ट्रॉन्ग विंड का। अब देखो स्ट्रॉन्ग विंड का क्या मतलब है, हमने पढ़ा है ट्रॉपिकल साइक्लोन में विंड का जो स्पीड है काफी ज्यादा होता है, लगभग 120 किलोमीटर पर आवर तक का भी स्पीड हो जाता है। तो इतने सीवियर स्पीड पर आप देखोगे कि जितने भी कच्चे हाउसेस होते हैं या फिर पेड़ों की टहनियां होती हैं ये सब टूट जाते हैं
जब ये टूटते हैं तो स्ट्रॉन्ग विंड का अपना एक डिजास्टर देखने को मिलता है, मतलब रेनफॉल से तो फ्लडिंग कंडीशन देखने को मिलता है, और अपने इस स्ट्रॉन्ग विंड से ये ट्री ब्रांचेस, कच्चे हाउसेस, इन सबको तबाह करते हैं। साथ ही साथ जो भी पक्का हाउस होता है, अगर ये मान लो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आ गया, अभी तो हम मान लो छोटे साइक्लोन की बात कर रहे थे, अगर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात करें तो वहां पे बहुत बार पूरे के पूरे पेड़ को भी उखाड़ देते हैं, कभी पक्का हाउस भी डैमेज होता है। सबसे बड़ी बात की कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन आ जाता है। तो ये सारी चीजें कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हैं जिनको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन के कुछ डिजास्टर के फॉर्म में देख सकते हैं। और जो भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो भी होते हैं, उनका बहुत खतरनाक, मतलब एक तो कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन तो करते ही हैं, साथ ही साथ मतलब और भी काफी हद तक डैमेजेस उनके होते हैं। और जो भी सबसे ज्यादा आज तक का रिकॉर्ड ऐसा देखा गया है वो 1999 में ये पैरादीप सुपर साइक्लोन आया था। पैरादीप सुपर साइक्लोन की वजह से 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया था ये, और कई सारी जाने गई थी यहाँ पर, और लगभग ये 100 साल में अभी तक आने वाला सबसे तगड़ा तूफान था ये। फिर चौथा रीजन हमने पढ़ा गस्ट, डाउन बस्ट और स्वर्ल को। तो गस्ट, डाउन बस्ट, स्वर्ल, गस्ट जो है वो एक प्रकार का आप ऐसे समझ सकते हो कि विंड की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाने से, कभी हम लोग गेल्स पढ़ रहे थे उस तरीके से गस्ट भी है। तो गस्ट जो है अचानक से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने पे बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है। तो जब स्ट्रेंथ के साथ आती है, मतलब आप ये समझो कि यूजुअली हमने ऐसा पढ़ा है कि जब भी साइक्लोन लैंडफॉल में आएंगे तो लैंडफॉल में क्या होगा, उनकी जो मॉइस्चर कंटेंट थी वो सारी चीजें कम हो जाएंगी। लेकिन मान लो विंड स्पीड थोड़ी कम हो भी गई, लेकिन उनका टर्बुलेंस काफी बढ़ जाता है। क्यों टर्बुलेंस बढ़ता है? क्योंकि वो आगे पीछे टकराव करा के टर्बुलेंस क्रिएट करती है, और इन फास्ट मूविंग एयर जब टर्बुलेटेड एयर ऐसा आता है ना, तो उस केस में डेवलप होता है विंड गस्ट, छोटे छोटे फॉर्म पे, कभी हवाएं इधर चलेगी, अचानक से उल्टे चलने लगेंगी, तो इन सबके फॉर्म में वियर एंड टियर की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती है। दूसरी बात ये कि ट्रॉपिकल साइक्लोन डाउन बस्ट देखने को मिलता है। डाउन बस्ट का क्या मतलब है कि जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं कि अचानक से काफी पानी नीचे गिर जाना, तो साइक्लोनिक डाउन बस्ट देखने को मिलता है कि अगर उसको एक ऐसा पैसेज मिल गया जहां पर बिल्कुल फ्री रहा, मतलब उसको सीधे एक रास्ता मिल गया कि जमीन के, मतलब जमीन तक वो सीधे पहुंच जाए, तो वहां पर डाउन बस्ट कंडीशन होते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं होते हैं लेकिन फिर भी डाउन बस्ट थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्वर्ल्स की बात होती है। स्वर्ल्स का क्या मतलब होता है? विंड का ही अपना एक फीचर है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड है, बहुत ही छोटा, बहुत ही इंटेंस, छोटे टाइम के लिए कुछ वॉर्टिसेस क्रिएट होते हैं, मतलब कि तेजी से नाचने लगने वाले ऐसे से छोटे साइक्लोन क्रिएट होते हैं इन्हीं के अंदर। ये मान लो कि आई वॉल में प्रेजेंट होते होंगे, या फिर देखो इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो साइक्लोनिक मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। वो लोकल प्रेशर पर डिपेंड करता है कि प्रेशर किस डायरेक्शन में इनको बना रहा है, तो उस बेसिस पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कहीं पर भी रोटेट करते हुए, और इनकी स्पीड भी लगभग 200 मील या फिर 320 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाती है। इसीलिए ये काफी हद तक खतरनाक होते हैं स्वर्ल्स भी। तो ये कुछ डिजास्टर्स फॉर्म है अपने साइक्लोन के। अब देखो एक बार मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था कि नेमिंग ऑफ द साइक्लोन के लिए कि द रीसेंट साइक्लोन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड, अब यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ था, मैंने इसको चेंज करके बुलबुल कर दिया क्योंकि बुलबुल अभी रिसेंट में न्यूज में था। तो अभी हाल फिलहाल न्यूज है, एक हफ्ते 10 दिन की न्यूज है कि रीसेंट साइक्लोन जो है वो इंडिया के कोस्ट पे बुलबुल के नाम से आया है। तो हाउ आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, कैसे इनका नेमिंग होता है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी की थी। तो इसमें क्या है कि देखो एक तो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ल्ड के ओशियंस को अलग अलग बेसिन्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, और इसके पीछे जो भी रिस्पेक्टिव रीजनल बॉडीज होती हैं उनको सौंप देता है कि भाई तुम देख लो कैसे नाम रखना है। तो ये तो बड़ा काम हो गया इसका। अब जो रीजनल बॉडी है वो साइक्लोन के नाम रखती है। अब क्या होता है कि रीजनल साइक्लोन में, रीजनल बॉडीज में हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक वाले जो हैं उन्होंने अपने लिए जो भी नाम रखना स्टार्ट किया, तो उनमें से नॉट पर्सनल नेम्स बट देयर आर सम नेम्स अकॉर्डिंग टू फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, फूड्स, इन सब पे नाम रखना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर अब नाम को अगर हम देखेंगे तो बहुत ही सुंदर और अजीबोगरीब नाम भी देखने को मिलेंगे। फिर देखो क्या हुआ कि एक तो इकोसोक है, इकोसोक के अंदर एक स्कैप पैनल आता है। स्कैप पैनल का मतलब है हमारा ये इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑन एशिया पैसिफिक थोड़ा सा एक बार फिर से 2000 में मिला हुआ था, मतलब मिला था, ये पूरी मीटिंग हुई थी ओमान में। तो वहां पर 8 कंट्रीज थी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड। इन सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इन्होंने लगभग 64 नेम सजेस्ट किए उसी टाइम पर। वही वाला नाम अब चल रहा है, अब बिल्कुल खत्म होने वाला है ये नाम, ज्यादा बचे नहीं है, 2-3-4 बचे हैं बस। तो ये सब नाम वहां से चल रहे हैं। अब इन्होंने एक फॉर्म बनाया कि देखो क्या करते हैं कि यहाँ पर सबके कंट्रीज के जो भी इनिशियल ये जो लेटर्स हैं इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और उसके बाद सब लोग 8-8 नाम दे दो। तो ये 8 कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, इन्होंने 8-8 नाम सजेस्ट किए, और इन्हीं के नाम पर एक इनके यहाँ पर आप टेबल में देखो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखो तो अब अल्फाबेटिकली इनको अरेंज कर दिया गया, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। इनसे बोला कि भाई 8-8 नाम तुम अपने सजेस्ट कर दो। तो इन्होंने ओनिल, अग्नि, निशा, गिरी, हेलेन ऐसे दिया। इंडिया ने भी दिया अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर, वायु, ये सारी चीजें। अच्छा लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक थोड़ा सा ये एक गलती चीज बता दी थी, मैंने इसको अपडेट करना, मैंने बताया था कि लास्ट वाला पानी है और वायु आने वाला है। वायु एक्चुअली में जून में आ चुका है, ठीक है, जून 2019 में आ चुका है। इवन हीका, क्यार, माह, ये सारी चीजें आ चुकी हैं, बुलबुल भी आ चुकी है। तो इतने सारे ये जो है रिसेंट में आ चुका है। अब जो नेक्स्ट आने की संभावना दिसंबर में बताई जा रही है वो है सुबह। तो सुबह साइक्लोन आ सकता है दिसंबर में, इसके पहले ये सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब ये लिस्ट चलती है ऐसे करके हर साल में नहीं, मतलब जब भी जिस लिस्ट से नाम उठाया जाए जहां तक साइक्लोन बन जाए, तो अब देखो केवल सुबह और एम्फन बचा है, उसके बाद इन लोगों को फिर से कुछ नाम सजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडियन ओशन के कुछ नाम ऐसे देखो 2013 में भी इंपॉर्टेंट था, इनकी मीटिंग वगैरह कुछ ऑर्गेनाइज की थी, अभी भी नाम खत्म होने वाला है, तो उसके बेसिस पर भी थोड़ी चीजें हो सकती हैं। कैटेगरीज ऑफ साइक्लोन्स, तो कैटेगरीज ऑफ साइक्लोन्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस स्लाइड को आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। कैटेगरी 1 2 3 4 5 लास्ट लेक्चर में भी हमने एक बार पढ़ा था कि सीवियर, मोस्ट सीवियर ऑस्ट्रेलिया कैसे करता है, यूएस कैसे करता है, इंडिया कैसे डिफाइन करता है। हाउ आर साइक्लोन्स नेम्ड इन नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन, वही वाला क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है। यहाँ पर कुछ छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन वहां नहीं मिली थी, इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करते हैं, हमने पढ़ लिया। लेकिन जो ये यूजुअल प्रैक्टिस है कि आखिरकार हमने पढ़ा था कि एक साल में कम से कम सैकड़ों ऐसे साइक्लोन आ जाते हैं, छोटे-छोटे, बड़े-बड़े सब, तो किसमें से किसको नाम देना है, किसको नहीं देना है, उसके बेसिस पर काम किया गया। तो ये बोला कि देखो 34 नॉट्स जब तक की स्पीड होगी, देखो एक नॉट जो होते हैं ना, एक नॉट में लगभग 1.852 किलोमीटर होते हैं। अब 1 नॉट्स जो होते हैं, 1 नॉट बेसिकली स्पीड है, तो इसमें 1.852 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। अब जिसके हिसाब से 34 into 1.85 कर लो, जितनी भी आएगी, इससे ज्यादा की अगर स्पीड की विंड हुई ट्रॉपिकल स्टॉर्म के टाइम पर, तो उस स्टॉर्म को हम लोग साइक्लोन घोषित करेंगे और उसका नाम भी दे देंगे, ठीक है। तो ये नॉट मतलब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वही कंट्रीब्यूशन और नेम वगैरह सब बता रहे हैं कि कैसे है, इंडिया के द्वारा कौन कौन से दिए गए हैं, तो कौन कौन से चलने वाले हैं, सुबह और एम्फन बचे हुए हैं, तो इनको हम जरा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस लिखी हुई हैं कि नॉट का क्या मतलब होता है, वेसल से कैसे रिलेटेड है, वो इस टॉपिक से ज्यादा रिलेटेड है नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो साइक्लोन एडवाइजर्स इशू करता है 8 कंट्री में, और 8 कंट्री के जो भी नाम वगैरह होते हैं वो यहाँ से पिक करता है इस टेबल से, और इस टेबल से उस साइक्लोन का नामकरण हो जाता है। अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता होगा कि भाई इतना सुंदर प्यारा प्यारा जैसे हम बच्चों का नाम रखते हैं, अपने पेट्स का नाम रखते हैं, तो ऐसे साइक्लोन का नाम क्यों रखने लगे। तो यहाँ पर उसके लिए कुछ रीजन दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई इज द सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन नेमिंग अ साइक्लोन इन द रीजन, इतनी यूनिफॉर्मिटी क्यों है साइक्लोन के नाम रखने में, तो बहुत सारे रीजन हैं। देखो अगर हम किसी नंबर बताएंगे, वही 2016 में चौथा साइक्लोन आया था, याद है तुमको, तो क्या ही याद होगा। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि भाई देखो साइक्लोन तितली आई थी, साइक्लोन तितली के नाम से पता चल जाएगा कि हाँ पाकिस्तान ने इसका नाम दिया था, इधर साइड में आई थी, पिछले साल दिसंबर के अक्टूबर के मंथ में आई थी। तो ये सब चीजें जो है ना, ये नामकरण से थोड़ा ईजी हो जाता है। साथ ही साथ हम इस नाम से बहुत सारी चीजें अटैच कर लेते हैं जो कि हमें एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टॉर्म्स जो हैं बहुत लंबे टाइम तक आ जाते हैं, एक साथ एक के ज्यादा आगे 2-2 3-3 आगे, तो उस टाइम पर नंबरिंग सिस्टम कर पाना या उनके पाथ को बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए
हमने अगर उनको अलग अलग नाम दे दिया तो उस नाम से हम उनके पाथ को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ये लोगों के नाम पे, फ्लावर्स, एनिमल्स, इन सब के नाम पे क्यों पड़ा है उसका रीजन ये बताते हैं कि ये तो मीडिया रिपोर्ट में काफी सुर्खियों में रहेगा हमेशा से ये। अब जैसे एक है महा नाम है जिसका साइक्लोन का, तो जब भी मीडिया वाले बोलेंगे तो बताएंगे कि महासाइक्लोन आया है, महासाइक्लोन, तो अब सबको लगेगा कुछ ज्यादा ही बड़ा साइक्लोन है। लेकिन फिर उसकी जब आप न्यूज सुनेंगे तो उसके अंदर वो लोगों ने बताया होगा ये महासाइक्लोन तो मतलब प्रचार करने के लिए था, ताकि आप आके हमारी न्यूज देखो। बाकी महासाइक्लोन तो नाम है, नाम है साइक्लोन का, ऐसा कोई बहुत बड़ा साइक्लोन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं इनको जिसके बेसिस पर लोगों का अट्रैक्शन हो, वहां पर लोग इसके ज्यादा थोड़ा अवेयर हो सकें, तो इन सब बेसिस पर भी इनको यूनिफॉर्मिटी के साथ कुछ नाम दिए जाते हैं। देखो क्या होता है कि ये कुछ रीजन थे, बस यही ऐसे ही नॉर्मल रीजन है। अब देखो एक तो साइक्लोन होता है, दूसरा होता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या होता है, हमने पढ़ा साइक्लोन के लिए लो प्रेशर सिस्टम चाहिए होगा, लेकिन एंटी साइक्लोन के लिए हमें क्या पता है हाई प्रेशर सिस्टम चाहिए होगा। यहाँ पर क्या होगा, एयर कन्वर्ज नहीं, एयर डाइवर्ट करेगी, ठीक है। अब आप खुद ही समझो कि जब एयर डाइवर्ट कर रही है तो अपने राइट हैंड साइड में मुड़ेगी इस डायरेक्शन में, ये भी अपने राइट हैंड साइड में, ये भी अपने राइट हैंड साइड में, ये भी अपने राइट हैंड साइड में। तो ये जो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट हुई है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस रीजन को हम लोग हाई प्रेशर सिस्टम सराउंडेड बाय लो प्रेशर सिस्टम, इसमें हम लोग इसको एंटी साइक्लोनिक कंडीशन या फिर एंटी साइक्लोन्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, बस ये एंटी साइक्लोन कुछ है नहीं। अब देखो कि हम जितनी चीजें पढ़ चुके हैं ना, बस उसी बेसिस पर आप बता सकते हो कि ये जो भी सबटेंड करेगा रीजन नीचे की ओर, तो बताओ वेट होगा कि ड्राई होगा। ऑब्वियस बात है ड्राई होगा। तो ड्राई एयर का ये एक फॉर्म है जो कि नीचे की तरफ आता है और ये इधर उधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाचने लगता है, और इसी के बेसिस पर इसको नाम दिया गया एंटी साइक्लोन का, क्योंकि ये साइक्लोन के जस्ट ऑपोजिट वे में बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल, मुझे तो फॉलोइंग इज ट्रू, ये क्वेश्चन तो सही नहीं, इस क्वेश्चन को आप कट कर देना, ये मुझे डिलीट करना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन रह गया। ये क्वेश्चन में कुछ डाउट कंडीशंस हैं। इसमें बोला गया था कि साइक्लोन के लिए ट्रू कंडीशंस कौन-कौन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो मोर और लेस सभी कंडीशंस अजीब-गरीब लिखे हुए थे, तो मैंने इस क्वेश्चन को काट दिया। जो भी कंडीशंस मैंने बताई उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन आराम से डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है यहाँ पे, और ये लगभग 1200 मील चौड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं इनफैक्ट। ये जो पोलर साइक्लोन्स हैं ये डिफर इसलिए कर जाते हैं क्योंकि ये किसी सीजन का इंतजार नहीं करते, ये किसी बेमौसम कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इन पे भी वही सेम कोरिलेट फोर्स लगेगा। कोरिलेट फोर्स तो यहाँ पर और भी ज्यादा तेजी से लगेगा, तो इन सब वजह से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। पोलर साइक्लोन जो है इसलिए काफी जल्दी बन जाते हैं, और आप देखोगे कि इनको जो भी इनका मूवमेंट है ना वो सारी चीजें प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। इसके अलावा ये जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन तो केवल एक दिन या फिर कुछ दिनों के लिए रह सकते थे, लाइक एक हफ्ते से भी कम, लेकिन यहाँ पर ये एक दिन से शुरुआत होकर काफी हफ्तों तक भी चल सकते हैं पोलर साइक्लोन जो है। इसीलिए आप देखोगे कि डिस्ट्रक्टिव थोड़े कम होते हैं, क्योंकि ये ऐसे रीजन में बन रहे हैं जहां पर हैबिटेशन है नहीं, तो इसलिए डिस्ट्रक्शन कम होता है उस हिसाब से। जैसे कि साइक्लोन अगर पानी में खूब मंडराता है तो वो कितना भी मंडरा ले, हमारा डिस्ट्रक्शन थोड़ी होगा उससे, वो तो लैंडफॉल सिचुएशन में डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से पोलर या आर्कटिक साइक्लोन का डिस्ट्रक्शन लेवल काफी कम होता है। अब देखें अगर इंडियन सीज में क्या एनुअल फ्रीक्वेंसी है साइक्लोन की, तो आप देखोगे कि एवरेज एनुअल फ्रीक्वेंसी ट्रॉपिकल साइक्लोन की अपने नॉर्थ इंडियन ओशन में है लगभग 5, मतलब 5 से 6% ग्लोबल एवरेज है, और अपने यहाँ का 5% लगभग एक साल में 80 साइक्लोन यहाँ पर आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा बे ऑफ बंगाल में आते हैं। यहाँ पर रेशियो जो है अगर 4 साइक्लोन यहाँ आ रहे हैं तो एक ही साइक्लोन अरबिन सी में है, तो 4:1 का रेशियो होता रहता है। फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज 4 स्टेज वार्निंग सिस्टम फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन, 4 स्टेज वार्निंग क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्पस से 4 स्टेज का वार्निंग सिस्टम डेवलप किया। ये क्या है केवल इतना जान लो, बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। 1999 में ऐसा 4 स्टेज वार्निंग सिस्टम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया था। उसके लिए देखो साइक्लोन के आने के समय में कौन कौन सी वार्निंग किस टाइम पर कितने देर बाद देनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन 4 स्टेज में डिवाइड किए गए हैं। तो प्री साइक्लोन वॉच है, साइक्लोन अलर्ट है, साइक्लोन वार्निंग है, और इसके बाद पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक है। एक करके पढ़ते हैं जल्दी से। प्री साइक्लोन वॉच का क्या मतलब है कि जब भी पता चला कि बे ऑफ बंगाल के इररिस्पेक्टिव कि कहीं पर भी किसी दूर पर ऐसा कुछ साइक्लोन बनना स्टार्ट हुआ है, तो अचानक से हम तुरंत के तुरंत 72 घंटे पहले एडवांसमेंट में सबको एक बार बता देते हैं कि भाई देखो क्या है कि साइक्लोन आ सकता है इतने देर में। और इस टाइम तक हम केवल इतना पता है कि हाँ इंडियन कोस्ट पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इंडियन कोस्ट पर बता देते हैं। एक दिन में एक बार कम से कम इसके बारे में चेतावनी देनी पड़ती है। लेकिन दूसरा आता है साइक्लोन अलर्ट, ये उसके अगले दिन 48 घंटे पहले देना पड़ता है, और इसमें लोगों को बताना पड़ता है कि भाई देखो खराब वेदर कंडीशंस होने वाले हैं, और ये लगभग हर 3 घंटे बाद आपको बताना पड़ेगा। ये रेडियो टेलीकास्ट से या फिर टेलीविजन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाओ कि ये देखो कुछ न कुछ साइक्लोन करके आ रहा है। तीसरा स्टेज आता है साइक्लोन वार्निंग का, जो उसके भी अगले दिन 24 घंटे पहले दिया जाता है। 24 घंटे पहले लगभग पता चल जाता है कि आप कौन से कोस्ट पर ये हिट करने वाला है। तो 500 किलोमीटर के अंदर जब साइक्लोन आ जाता है तब साइक्लोन वार्निंग स्टार्ट हो जाती है। साइक्लोन अलर्ट कब स्टार्ट किया जाता है, वो 500 किलोमीटर के दूर हो, तो उस टाइम पर। अब यहाँ पर क्या होता है, साइक्लोन को पता चल गया, इन्फॉर्मेशन जो भी होते हैं लैंडफॉल के उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ बुलेटिन बनती हैं उन सब में वो इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इस बेसिस पर उनको एक बार चेतावनी मिल जाती है कि साइक्लोन कंडीशन में बाहर नहीं निकलना है या फिर कैसे उनको अपने आप को सेफ रखना है। इसके अलावा लास्ट आता है पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक। ये साइक्लोन के पहुंचने से पहले, मतलब साइक्लोन लैंडफॉल के लिए पहुंचे उसके जस्ट 12 घंटे पहले इसको अनाउंस किया जाता है, और इसके बाद जो भी 200 किलोमीटर के लगभग कोस्ट पर हैं उनको थोड़ा सा इसके लिए चेतावनी ज़्यादा दी जाती है, और कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं टाइम, प्लेस और लैंडफॉल से रिलेटेड। जिसको घर वर छोड़ के बाहर निकलने की इच्छा हो रही है तो वो क्या करें कि अपने इस टाइम पीरियड को मैच करते हुए घर छोड़ के बाहर निकलने की तैयारी कर ले। फिर इसके और ज़्यादा अगर बात लगे तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी इंटीरियर डिस्ट्रैक्शन है वो बेसिकली साइक्लोन के तरीके से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो इसलिए इंटीरियर डिस्ट्रैक्शन के लिए ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है कि हाँ भाई अगर ये साइक्लोन इस पर हिट करता है तो ये कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो इन सब के बेसिस पर आप बता सकते हो कि हाँ साइक्लोनिक कंडीशन जो भी है वो कौन कौन से स्टेज में आईएमडी के द्वारा दी जाती हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि हाउ आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मॉनिटर्ड बाय आईएमडी, कैसे मॉनिटर करते हैं लोग। तो ये भी बहुत सिंपल सा है कि इनके पास ना एक अच्छा खासा नेटवर्क है, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज इनके पास जो कि आईएमडी में रिपोर्ट करती हैं। अब इसमें होता क्या है कि कन्वेंशनल ऑब्जर्वेशंस हैं। कन्वेंशनल ऑब्जर्वेशंस लाइक बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन डेटा होते हैं जो कि अभी शायद सबको ना अवेलेबल हो पाए, लेकिन कुछ भी ऐसे ऑब्जर्वेशन डेटा इन सबके पास होते हैं। जैसे कि मान लो सैटेलाइट सिस्टम है, वहां पर रडार से उन्होंने इनसाइड इमेजरी ले ली। इसके बाद आप समझो कि जो भी ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम होता है वो ऑन कर दिया जाता है कि ऑटोमेटिक एयर सिस्टम से क्या मतलब है कि जो भी एयर वगैरह यहाँ पे विंड स्पीड आने वाली है उसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट करें, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारा सैटेलाइट है, इनसाइड सैटेलाइट, वहां से इमेज वगैरह हर घंटे आपको देखने को मिल जाता है, और इन सब बेसिस पर आप अनाउंस भी कर सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ सिचुएशन आने वाला है, प्लीज इवैक्यूएट द बिल्डिंग्स। तो इन सब वजह से लोग कॉपरेट करते हैं सब टाइम पर, तो चीजें हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक टॉपिक है कि मॉडिफाइंग साइक्लोन्स, कैसे हम लोग साइक्लोन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इनको 4-5 तरीके हैं। सबसे पहले सिल्वर आयोडाइड को सीडिंग करते हैं, मतलब उनके छिड़काव करते हैं सिल्वर आयोडाइड का ऊपर से। तो इससे होता क्या है, सिल्वर आयोडाइड से छिड़कने से सिल्वर आयोडाइड जो है ना, जहां जितने भी यहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट होंगे उनको एक रेस्टिंग प्लेस दे देता है कि भैया तुम मेरे ऊपर बैठो, आराम से हम सवारी करेंगे, नीचे गिरना है नीचे चलते तुमको लेके। तो यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड जब भी आता है तो बारिश बहुत तेजी से हो जाती है, तो इस वजह से जो भी खतरनाक बारिश होने वाली होती है वो नहीं होगी। इसके अलावा देखो क्या है, प्लेसिंग अ सब्सटेंस ऑन द ओशन सर्फेस। अब क्या है कि ओशन सर्फेस पर अगर हम कुछ भी ऐसा सब्सटेंस रख दें, जैसे कि मान लो कि एक कुछ भी हैवी चीज जो कि काफी हद तक ओशन सर्फेस को ढक दे रहा है, तो उसके बेसिस पर ये पानी जो कि मॉइस्चर कंटेंट ड्रिवन रहता है ये साइक्लोन अब वो नहीं रह पाएगा, तो इसलिए वो पानी से कट ऑफ हो जाएगा और वो फिर साइक्लोन बन जाएगा। न्यू किंगडम की इसके अंदर भी विस्फोट करता है, तो जो भी यहाँ पर लो प्रेशर हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है वो सब खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बाय कूलिंग द सरफेस वाटर विद डीप ओशन वाटर, कुछ ऐसा मशीन लगा दो, टरबाइन लगा दो जिसके ब्लेड ऐसे चलते हो कि जो जमीन के अंदर जो ओशन वाटर के नीचे वाले सरफेस पर जो भी ठंडे पानी हो उनका सर्कुलेशन हो जाए और वो ऊपर आ जाए। तो उसकी वजह से भी आप देखोगे कि नॉर्मली सी वाटर में जब भी ऐसा होगा तो नॉर्मली हमने देखा था कि टेंपरेचर चाहिए होता है 50-60 मीटर की गहराई में अगर टेंपरेचर रहेगा उतना तो साइक्लोन बन जाएगा। तो ऐसे पानी को चाहने से मिक्स करने से इसका टेंपरेचर कम हो जाएगा, तो फिर ये साइक्लोन बन जाएगा। और वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस को अगर हम ऐड कर दें,
तो भाई मॉइस्चर ड्रिवन ही तो है पूरा साइक्लोन, मॉइस्चर ही मिलना बंद जाएगा अगर वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस हम लगाएंगे तो इन सब केसेस पर साइक्लोन्स को हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन से जितनी भी छोटी मोटी बातें हो सकती थी, जिधर उधर से जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पा रही थी, वो सब मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया था। उन सबके बेसिस पर हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर डिटेल से चर्चा कर ली। इसके बाहर आप अगर कुछ नहीं भी पढ़ते तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, मतलब इतना मोर देन सफिशिएंट है। आप दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी आप, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ इस चीज के लिए, लेकिन अगर आप कभी भी आपका ध्यान जाए इस चीज के लिए कि उन्होंने ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कितनी चीजें पढ़ाई हैं, तो आप देखोगे किसी भी अपने फ्रेंड्स के नोट्स वगैरह आप देख सकते हो, आप देखना कि ऑब्वियसली आपको ज्यादा ही पता होगा उससे, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल आप टेंशन मत लो। ट्रॉपिकल साइक्लोन में वो ट्रॉपिकल साइक्लोन मुश्किल से पता है, बस वो इतना बताते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके बाद वो बंद कर देते हैं, कुछ भी नहीं बताते, नेमिंग वगैरह थोड़ी बहुत बता देते हैं कि नेमिंग होती है, और प्लस वो साइक्लोन के नाम बताते हैं बहुत सारे, वो साइक्लोन पढ़ा देते हैं, मतलब साइक्लोन का कांसेप्ट नहीं बताते हैं, वो नाम बताते हैं कि पिछले बार देखो ये आया था, तितली आया था, फिर ये आया था, पानी आया था, बुलबुल आया था, इन सब बेसिस पर बताते हैं। ये सब देखो जरूरी नहीं है, हमें बेसिक पता होना चाहिए कि साइक्लोन कैसे बनता है, ठीक है। उसी के आधार पर हम जो भी ये सब होंगे ना, ये सबको हम डील कर लेंगे, बस हमें छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जो साइक्लोन फनी है वो कुछ एक्सेप्शनल केस में रहा है। इवन जो इस बार के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने इन सब के बारे में काफी हद तक अपनी शंका भी जताई है कि अगर ऐसे बिल्कुल अचानक से कुछ भी आ जाए, जैसे कि एक बार और हुआ था 2017 की अगर हम बात करें, 2017 में एक साइक्लोन आया था, इसका नाम था ओकी, इसका थोड़ा स्पेलिंग अजीब है ये। तो ये जो ओकी है ना, ये आप समझो कि केरला कोस्ट पर मुश्किल से केवल 6 घंटे में बन के आ गया था। तो इतना जल्दी कोई कैसे करेगा? तो इसके पीछे अगर हम केवल यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जिम्मेदार समझेंगे तो वो भी गलत है, क्योंकि उन्होंने तो पूरा सिस्टम बना रखा है कि भाई 72 घंटे पहले हम बताएंगे, फिर 48 घंटे पहले, फिर 24 घंटे पहले, फिर उसके बाद हम लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन डिसिपेट करते रहेंगे। लेकिन अब 6 घंटे में बन के तुरंत साइक्लोन अगर आ जाएगा तो उसके बेसिस पर तो कोई भी उतना आप समझ सकते हो ना, वार्निंग सिस्टम जारी नहीं कर पाएगा। तो थोड़े से तो ये अजीब होते हैं साइक्लोन्स की, कभी-कभी प्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी-कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए थोड़े बहुत इरेगुलरिटीज देखने को मिल सकती है, लेकिन मोर और लेस चीजें साइक्लोन्स में सिमिलर बेसिस पर ही चलती हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पर इतना मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के। टेम्परेट साइक्लोन भी पढ़ लेंगे, टेम्परेट साइक्लोन छोटा चैप्टर है और टेम्परेट साइक्लोन एक्जेक्टली हमने पढ़ रखा है, मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे ये तो सर हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक पोलर फ्रंट थ्योरी है, केवल पोलर फ्रंट थ्योरी ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि द मोस्ट रेलेवेंट पार्ट जो है वो पोलर फ्रंट थ्योरी से ही मिलता है। बहुत सारे और भी थ्योरीज ऑप्शनल सब्जेक्ट में पढ़ाई जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है पोलर फ्रंट थ्योरी, जिससे हमें समझ में भी आता है, जो हम पढ़ते भी हैं अपनी ज्योग्राफी में, उसको हम देखेंगे। उसके अलावा सीजनल ऑकरेंसेस कहाँ कब आते हैं, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले टेम्परेट साइक्लोन, अब देखो इनके बहुत सारे नाम है। तो टेम्परेट साइक्लोन क्या है? कुछ है नहीं, देखो जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन था वो लगभग 5 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर नॉर्थ साउथ कुछ भी ले लो, ये लेकर लगभग 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड तक बनते थे। तो ये है हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन क्या होंगे? बस ये 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री लैटिट्यूड तक दोनों ही हेमिस्फीयर में जो भी साइक्लोन बनते हैं उनको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन नाम दे देंगे। सिंपल सा है बिल्कुल। अब लेकिन देखो टेम्परेट साइक्लोन के बहुत सारे नाम है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ये क्या नाम है, तो हमने कभी पढ़ाई नहीं है। तो इसको कभी मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद ही समझो 35 से 65 के बीच का जो ये मिडिल लैटिट्यूड है, ना 0 पे है ना 90 पर है, दोनों के बीच का है। फिर टेम्परेट साइक्लोन तो हम बोलते ही हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं। तो एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है और ट्रॉपिकल के बाहर निकल गए तो इसलिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। फ्रंट के फॉर्मेशन से ये बनता है, इसीलिए इसका नाम फ्रंटल साइक्लोन हो गया। और वेव साइक्लोन, वेवी साइक्लोन से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ रॉसबी वेव्स और ये सारी जो भी वेव्स चलती रहती हैं उन सबसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं सब। तो इन सब के चलते देखो मतलब सब आपस में इंटरकनेक्टेड है कि नाम से इनको क्यों बुलाते हैं, तो इसलिए टेंशन की बात नहीं है। आप इन नाम को आराम से एक बार अभी पढ़ ले रहे हो, आपको याद रहेंगे कि टेम्परेट साइक्लोन को हम लोग मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन भी बुलाते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, फ्रंटल साइक्लोन, वेव साइक्लोन कुछ भी बुला सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि पोलर फ्रंट थ्योरी की इसके फॉर्मेशन आखिरकार होता कैसे। फॉर्मेशन देखो वही वाला हिसाब किताब है जो हमने ऑक्लूडेड फ्रंट नहीं पढ़ा था, एक वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाया भी था। तो सब कुछ ना कुछ करके वैसे ही बनता है। देखो नॉर्मली मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ, यहाँ पर चीजें जो लिखी गई हैं हो सकता है थोड़ी डिफिकल्ट समझने में, लेकिन आप जैसा मैं समझा रहा हूँ ना केवल उन्हीं लैंग्वेज में आप उसको समझो और वैसे ही अगर लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 3-4 स्टेजेस में इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला स्टेज क्या होगा? पहले स्टेज में क्या होता है कि आपको पता है कि अर्थ पे अगर हम देखें कि ये इक्वेटर है और हमने पढ़ा था कि ये कौन से विंड्स होते हैं, ये ट्रेड विंड हो गए, ठीक। दूसरा यहाँ पर बनता है, यहाँ पर चलते हैं वेस्टर्लीज, ठीक, और यहाँ पर चलते हैं पोलारिस स्टर्लीज, ये बिल्कुल सही बना रहा हूं मैं। और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर देखो चलता है हेडली सेल, यहाँ पर चलता है फेरल सेल और यहाँ पर चलता है पोलर सेल। तो मतलब ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं ना, हमने शुरुआत में पढ़ा है कि जो टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं यहाँ पर बनने में काफी हेल्पफुल होते हैं। तो इसीलिए पोलर फ्रंट पर मतलब पोलर सेल पर और ये फेरल सेल के बीच ये जो मिक्सिंग वाला रीजन है ना, ये रीजन सबसे फेवरेबल कंडीशन हमने पढ़ा कि ये लगभग 60-65 डिग्री पर होता है। और हमने ये पढ़ भी रहे हैं कि जो पोलर फ्रंट थ्योरी के अंदर में जो भी हमारा टेम्परेट साइक्लोन है वो 35 से लेकर 65 डिग्री तक के बीच में बनता है। तो इन सब के चलते आप देखोगे कि ये जो पोलर सेल और फेरल सेल के बीच का वाला पोर्शन है वहां की कहानी है ये टेम्परेट साइक्लोन, और उसी कहानी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं पोलर फ्रंट थ्योरी से। अब होगा यूं कि मैं एक सिंगल लाइन बनाता हूं, ये लाइन है हमारा सब पोलर हाई प्रेशर या लो प्रेशर, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट नहीं लो प्रेशर बेल्ट, हाँ सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब क्या होगा कि यहां से हमने देखा है कि एक तो पोलर ईस्टर्लीज चलती हैं, ठीक, और इसके जस्ट ऑपोजिट में हमारे चलते हैं कौन से, वेस्टर्लीज। तो अब यहां पर आप देखो कि ऊपर की जितनी भी हवाएं होंगी वो तो काफी ठंडी होंगी, और यहाँ की जितनी हवाएं होंगी मतलब एयर मास की मैं बात कर रहा हूं, तो एयर मास यहाँ का काफी कोल्ड होगा और एयर मास यहाँ का काफी वार्म होगा। तो पहले स्टेज में क्या होगा कि ये दोनों आमने सामने टकराएंगे, मिक्स नहीं होंगे, केवल टकराएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद ही समझो कि नॉर्मली आप जब इधर साइड में होगा, मतलब कि अगर आप थोड़ा सा भी इमेजिन कर पाओगे तो आप एक इस तरीके का पिक्चर इमेजिन कर सकते हो कि अगर इधर साइड पहले तो एक ये पहला स्टेज क्या है कि ये लोग मिलते हैं एक नॉर्मल बस आमना सामना करते हैं, फिर उसके बाद आमना सामना करने के बाद जैसा कि ये इधर तरफ बेंड है वेस्टर्लीज और ये इधर तरफ बेंड है, तो आप देखोगे कि ये अपने
मान लो कि अगर मैं एक और डायग्राम बनाता हूं, जैसे कि यहां पर देखो, एक ऐसे और एक ऐसे, अगर मैं बीच में लाइन देखूं तो इस वाले रीजन में कौन डोमिनेट है? पोलर रीजन डोमिनेट है। और इस वाले रीजन में कौन डोमिनेट है? ये ट्रॉपिकल रीजन वाला डोमिनेट है। तो कुछ ऐसे वेवी स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, ठीक है। मतलब एक साइड में क्या होगा कि वार्म फ्रंट जो है वो थोड़ा ज्यादा हावी होने लगेगा, वार्म एयर मास, अभी फ्रंट तो बना नहीं है। फिर एक तरफ जो है ये पोलर मास जो है, पोलर एयर मास, वो ठंडा कोल्ड एयर मास वो हावी होने लगेगा। तो कुछ ऐसा कंडीशन बनेगा क्या, जैसा कि यहां पर आप फोटो में देख पा रहे होगे कि इधर साइड से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इधर तरफ से तो वार्म एयर मास थोड़ा सा हावी होगा और इधर साइड से कोल्ड एयर मास हावी होने लगेगा। तो आप देखोगे कि सेकेंड स्टेज में फ्रंट डेवलप होता है। फ्रंट डेवलप होने के साथ साथ एक वी शेप का स्ट्रक्चर बनता है। इस वी शेप के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि एक तरफ वार्म फ्रंट बन रहा है और एक तरफ कोल्ड फ्रंट बन रहा है। बात बिल्कुल सही है। देखो अब यूजुअली होता क्या है, इसको जरा सा आप अपने दिमाग में हल्का सा इमेजिन करने की कोशिश करना कि जब भी कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को अचानक से धक्का देगी तो क्या होगा, वार्म एयर मास फटाफट से ऊपर उठ जाएंगे। जब फटाफट से ये ऊपर उठ जाएंगे तो क्या कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास के बीच में थोड़ा सा तो वैक्यूम टाइप कुछ सिचुएशन क्रिएट होगा ना। वैक्यूम एग्जैक्टली वैक्यूम नहीं होगा, लेकिन सिस्टम तो कुछ ऐसा ही होगा कि वहां पे हवाएं बहुत ही कम होंगी। तो उनको फिल करने के लिए क्या होता है ना, अगल बगल की और हवाएं आने लगती हैं। तो वो भी जब आती हैं तो उनके ऊपर भी कोरियोलिस फोर्स लगता है, तो वो भी अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब इस बेसिस पर आप देखोगे कि यूजुअली क्या होगा कि जब भी ऐसा सिस्टम चल रहा है और बीच में एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब ये लो प्रेशर के चारों तरफ ये इधर पे प्रेशर लगा रहे होंगे और ये इधर पे प्रेशर लगा रहे होंगे। अब इसके चलते होता यूं है ना कि एक कंडीशन बनती है जिसमें कोल्ड एयर मास इधर और धक्का देती है, वार्म एयर मास इधर और धक्का देती है, और यहां पर बनता है एक वेव लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो वेव लाइक स्ट्रक्चर है ये एकदम एग्जैक्ट फॉर्मेशन है जहां पर कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट बन चुका है और बीच में लो प्रेशर सिस्टम भी डेवलप हो चुका है। इन सब के चलते अब ये थोड़ा सा और स्ट्रांग होंगे, चौथे में जाएंगे और ये बनाएंगे एक ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट हमने पढ़ा था, ठीक है। ये ऑक्लूडेड फ्रंट जब इन्होंने बना लिया तो इसके साथ ही साथ ये धीरे धीरे इधर साइड पुश करेंगे, इधर का भी जितना वार्म एयर है वो सब ऊपर जाएगा। और एक बार पूरे के पूरे कोल्ड में इन्होंने अगर डेवलप कर लिया और ऊपर हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया तो फिर ये बन जाएंगे भाई हमारे, खत्म हो गए। और यहीं पर देखो अब चूंकि ये कोल्ड सिस्टम सबसे नीचे है तो यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा, जहां पर ये लो प्रेशर सिस्टम था लो प्रेशर तो एकदम कट के अलग हो जाएगा। फिर एक हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा जो कि अपने आप में एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन लेके आता है। एंटी साइक्लोनिक के लिए हमने पढ़ा है अभी तुरंत पढ़ा है आज ही कि हाई प्रेशर सिस्टम चाहिए होता है, कोल्ड रीजन चाहिए होता है। तो इन सब की वजहों से आप देख सकते हो कि ये कैसे बना, कैसे डिसिपेट हुआ। एक बार फिर से हम वो वीडियो देख लेते हैं जिसके बेसिस पर हमने इन चीजों को समझने की कोशिश की थी। तो देखो जैसा कि यहां पर हम देख रहे थे कि नॉर्मली, वापस से स्पीड बढ़ा देता हूं, ये बहुत ही स्लो वीडियो है। देखो यहां पर चूंकि मैं बात कर रहा हूं कि इधर साइड से कौन कोल्ड फ्रंट हावी हो रहा है और इधर साइड से वार्म फ्रंट हावी हो रहे हैं, तो ये एक पर्टर्बेशन मिलता है। और इसके साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि जो वार्म एयर है वो वार्म एयर यहां बनाता है। मतलब कि वार्म एयर अगर हम देखेंगे तो वो कुछ इस बेसिस पर आएगा, ठीक है। और जो हमारा कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट क्या करता है, देखो कोल्ड फ्रंट हमेशा इधर उधर चलता रहेगा मान लो। तो कोल्ड फ्रंट जो है वो बेसिकली
नीचे से आएगा और नीचे से आने के बाद ये तो एक डायरेक्शन चलो मुड़ गया, ये तो हम देखें, लेकिन ये नीचे नीचे ही तो रहेगा कोल्ड फ्रंट, और इसके ऊपर भी कोलिस फोर्स लगेगा, ये इधर धक्का देगा एक्स्ट्रा, और ये जो भी गैप क्रिएट हुआ था उसकी वजह से ये एयर है, जो कि एयर इनपुट आ रहा है, ठीक है, जो ये बीच में आया है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था कि हवा तुरंत ही ऊपर उठ जा रहा है और ये बीच से एयर आ जाएगा। तो इन सब के बेसिस पर तीनों को अगर हम लोग एक साथ लगा के देखेंगे तो ये कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं, और ऐसे सिस्टम के साथ साथ आप देखोगे कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो जा रही है, ठीक है। इसी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइक्लोन, ठीक। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लोन डेवलप हो जा रहा है, मैं ये कहना चाह रहा था, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन नहीं, साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करना स्टार्ट कर दे रहा है। आप फिर से देख लो इस चीज को जरा, यहाँ पर ये देखो एंटी साइक्लोन सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि नहीं, तो इस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के चलते हम यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशन देख पाते हैं। तो यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन हमने पढ़ा था ना कि आई बनेगा, फिर आई वॉल बनेगा, फिर स्पाइरल बैंड बनेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें हवा को नचाना था और हवा को नचाने के लिए ये पोलर फ्रंट थ्योरी चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। तो बस इनकी बेसिस पे हमको पढ़ना था और ये बताना था कि कैसे पोलर फ्रंट थ्योरी से यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशन जैसा कुछ भी एस्टैब्लिश होता है। अब देखो इसी चीज को है ना यहाँ पर थोड़ा कठिन लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पर फिगर्स भी दिए हुए हैं, हालांकि हम इनको भी पढ़ते हुए चलते हैं ताकि अगर कोई भी कंफ्यूजिंग लाइन हो तो हम उसको डील कर लेंगे। यहाँ पर नॉर्मली समय बता रहा था कि हाई प्रेशर सिस्टम हमारे इधर चलते हैं, कोल्ड प्रेशर सिस्टम ये हमारे पोलर स्टर्लीज हैं, ये हमारे वेस्टर्लीज हैं, तो ये चल रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक हमारा फ्रंट बनना स्टार्ट हुआ, फ्रंट बनने से क्या होता है कि ये थोड़ा सा इसको इधर पुश कर रहा है और ये इसको इधर पुश कर रहा है, तो दोनों में क्या होता है कि एक कंपटीशन स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पर बीच में एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, इस लो प्रेशर सिस्टम के चलते चीजें